सफीना मर्ग। बाली उमरिया का दौर जिंदगी का नाजुक तरीन दौर होता है। वो इन बेमिसाल दिनों से आगे बढ़ चुकी थी। किसी दिलरुबा की मुंतजिर थी। किस्मत ने इंतजार की घड़ियां खत्म की, मगर उनकी चाहत भरी पुरसकून जिंदगी को फौरन ही नजर लग गई और मुख्तसर सी रफाकत में वो मर्द बेमिसाल मार डाला गया। वो इस अंदोहनाक वाक़े को जहनी तौर पर कबूल ना कर सकी थी। तफ्तीशी एहलकार अपना काम करते करते इस गमजदा की जुल्फे गिरागीर का असीर हो गया। उसके सामने सवाल कई थे। मकतूल लंदन गया और बर्लिन में मारा गया। रियासती रमूज और मोहब्बत के रचाव में उलझी एक खून आशाम दास्तान, जिसकी हर सतर सनसनी और तजस्सुस से लबरेज है। मुसन्निफ अमजद रईस। बूढ़े आदमी को गुलाब पसंद था। गार्डन में ट्यूलिप भी थे, लेकिन उसे गुलाब पसंद थे। उसकी बीवी को ये बागीचा कितना मरगूब था। उसके तस्वुर में बीवी की शबीह उभरी, जो गार्डन में खड़ी थी। वो गुलाबों की बहार को देखकर मुस्कुरा रही थी। शबीह आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो गई। मेरी निनकी, मेरी निनकी। बूढ़े आदमी ने सरगोशी की। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। आज का दिन सर्द है, एक आवाज आई। डच जबान इस्तेमाल की गई थी। बूढ़ा आदमी मुड़ा। छोटे बालों वाला जवान बरोनी झाड़ियों में से बरामद हुआ था। आखिर तुम आ गए, बूढ़े आदमी ने कहा। सॉरी, एक दिन की ताखीर हो गई, बरोनी ने माजरत की। बरोनी ने चश्मा उतारा। वो बूढ़े आदमी की आंखों में बराह रास्त देखने से इज्तनाब बरत रहा था। हादसे के बाद से कोई बूढ़े से आंख नहीं मिलाता था, हत्ता कि बरोनी भी नहीं। बूढ़े के नजदीक बरोनी इसके बेटे की तरह था। बसरा के मामला ठीक हैं? बूढ़े ने कहा। यस, बस कुछ ताखीर हुई और आखिरी शिपमेंट के साथ मसला हुआ। एक मिसाइल लॉक-इन नहीं हुआ था। वजह मैकेनिज्म की कंप्यूटर चिप थी, ब्राउनी ने कहा। ठीक नहीं हुआ? बूढ़े ने पूछा। हाँ, मैंने मैन्युफैक्चरर से बात की है। दोनों ने चहलकदमी शुरू कर दी। तुम्हारे लिए एक नया काम है, बूढ़े ने कहा। एक औरत है। ब्राउनी ठिठका, आंखों में चमक लहराई। उसके जर्दी माइल बाल सूरज की रोशनी में सफेद नजर आ रहे थे। उसका नाम सारा फांटान है, जेफरी फांटान की बीवी। तुम देखो कि उसके जरिए क्या मालूम हो सकता है, बूढ़े ने कहा। सर, मैं समझा नहीं। मुझे इत्तला मिली थी कि जेफरी मारा जा चुका है, ब्राउनी ने कहा। जो कह रहा हूं वो करो। हमारे अमेरिकन जराए तुम्हें तफसील बता देंगे। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। उम्र तकरीबन 30 साल। शादी के अलावा और कोई बात मशकूक नहीं है, लेकिन हम कोई पहलू नजरअंदाज नहीं कर सकते, बूढ़े ने कहा। क्या मैं अमेरिकी राब्ते से मिल सकता हूं? ब्राउनी ने कहा। नहीं, नाजुक मामला है, बूढ़े ने जवाब दिया। ब्राउनी ने सर हिला दिया। वो बूढ़े के तरीकाकार से वाकिफ था। उसके कायदे अपनी अपनी हदूद में काम करते थे। कोई उसके असूल को नहीं तोड़ता था। वो चलते हुए बतखों के तालाब के पास आ गए। कोट पॉकेट से बूढ़े ने एक बैग निकाला, जिसमें बतखों की गिजा मौजूद थी। उसे मुट्ठी भर के गिजा बतखों की तरफ उछाल दी। जब निनकी जिंदा थी, वो पाबंदी से रोज सुबह बतखों को फीड करती थी। मैं इस औरत के बारे में जानना चाहता हूँ। जल्द अज जल्द निकल जाओ, वॉशिंगटन में मोहतात रहना, बूढ़े ने कहा, और ब्राउनी ने इस बात में सर हिला दिया। सारा जहां काम करती थी, वो लैब साफ, शफाफ और बेदाग थी। रोजाना सफाई और पॉलिश की जाती थी। अफूनत के इम्कान को खत्म करने के लिए यह जरूरी था, और सारा की जिम्मेदारी थी। लैब में खामोशी थी। सारा ने चश्मा उतारा। बाहर हॉलवे में हील्स की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा ने नजर उठाई। वो एबी थी, भारी भरकम एबी। मैंने सोचा कुछ काम कर लूं, मेरी गैर मौजूदगी में, सारा ने कहना चाहा। ओहो सारा, लैब तुम्हारे बगैर गुजारा कर सकती है। 8 बजे हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। कई हफ्ते से काम हो रहा है, एबी ने हमदर्दी से कहा। मैं फैसला नहीं कर पा रही कि घर जाऊं या नहीं। वहां बहुत सन्नाटा है, सारा ने कहा। दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। तुम कैसा महसूस कर रही हो? एबी ने पूछा। ठीक हूं एबी, सारा ने कहा। हमने गुज़िश्ता दिनों तुम्हारी कमी बुरी तरह महसूस की थी। हर एक कॉल करने से कतरा रहा था। शायद कोई भी गमो रंज से नहीं गुजरा। ताहम हमें तुम्हारा बहुत ख्याल था, एबी ने कहा। सारा ने तशक्कुर आमेज अंदाज में सर को जुम्बिश दी। ओह एबी, मैं जानती हूँ, और मैं तुम सबकी मशकूर हूँ। मेरे घर में कितने कार्ड और फूल जमा हो गए। मेरे ख्याल में मुझे काम पर वापस आ जाना चाहिए, सारा ने कहा। कुछ ऐसा समझते हैं और कुछ वक्फा चाहते हैं,
एबी बोली। हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे वॉशिंगटन से निकलना चाहिए, वरना यादें मुझे सताती रहेंगी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी बहन ने मुझे ओरिगान आने के लिए कहा था, सारा ने कहा। सारा, तुम्हें जाना चाहिए, एबी बोली। 6 साल में इस जगह ने मुझे अपना लिया है। मैं तस्वुर कर रही हूँ कि बाकी जिंदगी यहीं काम करते गुजारूं। जेफरी और मैंने सिर्फ 3 दिन हनीमून के लिए गुजारे थे। हम दोनों बहुत मसरूफ थे, कोई छुट्टी भी नहीं, आइंदा का चांस भी खत्म। आह, वो बर्लिन में था, ये कैसे मुमकिन है? सारा बेंच पर बैठ गई। स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? एबी ने कहा। निक ने कल फिर फोन किया था। बर्लिन पुलिस ने बॉडी रिलीज कर दी है, वो कल मिल जाएगी। उसकी आंखें अचानक अश्कबार हो गईं। उसने नजरें नीचे कर ली। वो रोना नहीं चाहती थी। निकोलस या निक, वो सवालात करता है जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं। वो इसका काम है। कभी ऐसा लगता है कि कोई और इम्कान भी है, फिर मैं जेफरी के लिए मजीद परेशान हो जाती हूँ, सारा ने कहा। सारा, वो मुझे कुछ अजीब लगा था, एबी ने कहा। नहीं, वो शर्मीला था, सारा ने कहा। नहीं, ये शर्म नहीं थी, ये ऐसा ऐसा था जैसे वो अपने खोल में ही रहना चाहता है, कुछ बताना नहीं चाहता। जैसा जैसे कि एबी ने सारा को देखा। ओह, ये कोई अहम बात नहीं, सारा ने कहा। लेकिन सारा ने पहले ही एबी के नुक्ते पर गौर करना शुरू कर दिया था। जेफरी कम गो और अलहदगी पसंद शख्स था। अपने बारे में तो वो बहुत ही कम बात करता था। फिर किसी नामालूम वजह के तहत निक का चेहरा तस्वुर में उभरा। जब वो सारा को स्टडी कर रहा था, उसका अंदाज अनोखा था। आम ब्यूरोक्रेट से हटकर उसकी सलेटी आंखें सारा के हर तासुर का जायजा ले रही थीं, पूरे इन्हमाक के साथ। अब वो उससे दोबारा बात नहीं करेगी, सारा ने सोचा। मुझे जाना चाहिए, दफतन उसने कहा। गुड, एबी बोली। सारा ने अपना सफेद बराक लैब कोट उठाया। तदफीन के बाद शायद मैं कुछ दिन छुट्टी लूंगी, सारा ने कहा। ठीक है, तवील छुट्टी पर मत जाना, हमें तुम्हारी जरूरत है, एबी ने कहा। सारा ने अतराफ में देखा। वापस आऊंगी, पता नहीं कब। तदफीन की रस्मी कार्रवाई तकमील के आखिरी मराहिल में थी। निक ने क्लिप बोर्ड्स और शिपमेंट पेपर्स पर दस्तखत किए और ताबूत ने अपनी मंजिल की तरफ हरकत की। सारा हमराह थी। निक हैरान था कि इस मौके पर क्या कहे। कॉल करे? किस लिए? मजीद ताजियती कलमात, मजीद इजहार अफसोस? वो सब कुछ कर चुका था, अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो जहन साफ कर चुका था। ब्रीफ केस काउच पर उछालकर वो किचन में गया और विस्की का गिलास तैयार किया। कितना अरसा हो गया जब वो सही मायनों में खुश हुआ था। महीने, साल। दफतन अपार्टमेंट का बजर सुनकर वो उछल पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसे रफाकत की जरूरत है, कोई भी, किसी की भी, चाहे अखबार फेंकने वाला लड़का ही क्यों ना हो। उसने लॉक हटाकर दरवाजा खोला और मुतहैयर रह गया। तुम? हाँ, क्या हुआ? अंदर आने दो, हटो, टिम ने कहा। और तैयार हो जाओ, नई खबर है FBI की। अंदाजा लगाओ, टिम बोल रहा था। निक ने ठंडी सांस भरी। डरता हूं मालूम करते हुए, निक ने कहा। जेफरी फोंटान जानते हो? वो मर चुका है। क्या क्या नई बात हुई? मैं असली जेफरी की बात कर रहा हूं, टिम ने इंकशाफ किया। देखो, मैं फाइल बंद कर चुका हूं और फिलहाल खाने के मूड में हूं, तुम भी शरीक हो जाओ, निक ने कहा। जेफरी 42 बरस पहले मर चुका था, टिम ने धमाका किया। निक दरवाजा बंद करके घुमा और टिम को घूरने लगा। हाँ, क्या राय है? टिम ने हंकारा भरा। सारा को खबर ही नहीं हुई। एक एक करके सब वहां से चले गए। मदफन पर उसके साथ सिर्फ एबी खड़ी थी। बारिश होने वाली है, एबी ने कहा। सारा ने आसमान की तरफ सर उठा के देखा। एबी उसके बाजू में हाथ डालकर पार्किंग लॉट की तरफ हरकत की। अ कप ऑफ टी? हम दोनों को जरूरत है, एबी ने कहा। हर मसले का एबी के पास यही हल था, अ कप ऑफ टी। 30 साल की शादी के बाद बदमजा तलाक से संभलने में उसने यही नुस्खा इस्तेमाल किया था, अ कप ऑफ टी। फिर कॉलेज में दाखिले से पहले उसके बेटे ने साथ छोड़ दिया, अ कप ऑफ टी। टी कप, टी। सारा ने नफी में ये नुस्खा मुस्तरद कर दिया। सारा, इससे फर्क पड़ेगा। हम औरतें मजबूत होती हैं, हमें मजबूत होना चाहिए, एबी ने कहा। मैं नहीं हूं, सारा बोली। शक मत करो, तुम मजबूत हो, एबी ने कहा। मां सारा रुक गई, तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ गई। एबी ने सामने देखा। धुंधली फिजा से एक आदमी नमोदार हुआ। उसका रुख इन दोनों की जानिब था। सारा ने बआसानी अंदाजा लगा लिया कि वो शुरू से आखिर तक वहां मौजूद रहा था। मिसेस फोंटान, उसने करीब पहुंचकर कहा। हेलो मिस निक ओहारा, सारा ने कहा।
मुझे एहसास है कि मैं गलत मौके पर मुदाखलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं 2 दिन से फोन पर कोशिश कर रहा था। तुमने मेरी एक कॉल भी अटेंड नहीं की, निक ने कहा। हाँ, ये ठीक है, सारा बोली। मुझे कुछ बात करना थी। निक ने एबी की तरफ मुड़कर अपना तारुफ कराया। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे चंद मिनट दे दें, मैं सारा से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ, निक ने कहा। शायद वो ऐसा नहीं चाहती, एबी ने कहा। निक ने सारा की जानिब देखा। ये बहुत अहम है। निक की आंखों और तासुरात में कोई ऐसी बात थी कि सारा उसकी दरख्वास्त को अहमियत देने पर मजबूर हो गई। जेफरी चला गया था। ये अजियत ही बहुत थी, जिसमें निक के सवालात इजाफा कर देते थे। चुनाचे वो इसके पैगामात और कॉल्स को नजरअंदाज करती रही थी। प्लीज मिसेस फोंटान, निक बोला। बिल आखिर उसने हामी भर ली। एबी की जानिब देखा। बारिश शुरू होने वाली है, एबी ने कहा। मैं मिसेस फोंटान को घर पहुंचा दूंगा, बेफिक्र हो जाए, मैं इसका ख्याल रख सकता हूं, निक मुस्कुराया। एबी ने सारा को गले लगाकर बोसा दिया। मैं रात में कॉल करूंगी, उसने इरादा जाहिर किया और अपनी कार की तरफ चली गई। वो तुम्हारी अच्छी दोस्त मालूम होती है, निक ने कहा। हम लैब में साथ काम करते हैं, सारा ने कहा। निक सारा को अपनी कार तक लेकर आया। इस दौरान उसने नरमी से उसकी आस्तीन को छुआ था। सारा उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठ गई। वॉल्वो में कुछ देर सकूत तारी रहा। सारा ने नम आलूद चश्मा उतारा और शहद रंग आंखों से निक की जानिब देखा। निक के बाल भीग गए थे। निक ने चाबी घुमाई और इंजन बेदार हो गया। वाइपर्स ने हरकत शुरू की। गाड़ी का रुख सारा के घर की तरफ था। मौसम अचानक खुशगवार हो गया था। निक एक पुरएतमाद ड्राइवर था। उसके हाथों की हरकत में रवानी और महारत नुमाया थी। उससे कॉल्स के बारे में सवाल किया। आई एम सॉरी, मैं मजीद सवालात और अंदाजों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, सारा ने माजरत पेश की। अगर मैं हकाइक बताऊं, निक ने कहा। अभी तक तुम सिर्फ क्या सराइयों पर इन्हिसार कर रहे हो, सारा बोली। यह सिलसिला खत्म हो गया है, उसने संजीदगी से कहा। मुझे हकाइक मिल गए हैं, बस नाम दरकार है। क्या कहना चाह रहे हो, सारा ने पूछा। तुम्हारा शौहर 6 महीने पहले तुम कॉफी शॉप पर इससे मिली और उसने आसानी तुम्हें मुतासिर कर लिया। 4 माह बाद शादी हो गई, ऐसा ही था ना, निक ने पूछा। हाँ, सारा बोली। समझ नहीं आता कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन जेफरी 42 साल कबल नौजायदगी की हालत में मर गया था, निक ने कहा। सारा का अपनी समाज से एतबार उठ गया। उसका बदन सनसनाहट का शिकार हो गया। मैं समझी नहीं, वो हिकलाई। निक की निगाह सड़क पर थी। जिस शख्स से तुमने शादी की उसे मुर्दा बच्चे का नाम अपना लिया। आसान काम था। तुम तलाश करो तो ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो साल या 6 महीने के अंदर फौत हुए। बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद तुम्हें सोशल सिक्योरिटी नंबर, बाद में ड्राइवर और मैरिज लाइसेंस भी मुहैया हो जाएगा। नई जिंदगी, नई शनाख्त और तमाम सबूत, निक कह रहा था। तुम कैसे जानते हो, सारा ने पूछा। कंप्यूटर्स। जेफरी ड्राफ्ट के लिए कभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। वो कभी स्कूल नहीं गया। 1 साल पहले तक उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था। तब अचानक उसका नाम मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर हुआ। सारा की रुकी हुई सांस खारिज हुई। फिर वो कौन था या है? मैंने किसके साथ शादी की थी, सारा ने सरगोशी की। ये मुझे नहीं मालूम, निक ने कहा। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? नई जिंदगी की क्या जरूरत थी, सारा ने पूछा। कई वजूहात हो सकती हैं। पहला ख्याल मेरे जहन में यह है कि वो कोई जुर्म करना चाहता था। उसके अंगूठों के निशानात ड्राइवर लाइसेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड पर हैं, जिनको मैंने FBI के कंप्यूटर पर ऑन किया। वो वहां कहीं भी नहीं है, निक ने कहा। मतलब कि वो मुजरिम नहीं है, सारा ने कहा। कह नहीं सकते। दूसरा इम्कान ये हो सकता है कि फेडरल विटनेस प्रोग्राम का हिस्सा रहा हो और हिफाजती नुक्ते नजर से उसे नई शनाख्त दी गई हो। इस इम्कान का सबूत हासिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ताहम मर्डर के लिए ये वजह बुनियाद बन सकती है, निक ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि उसने जिनके खिलाफ गवाही दी थी उन्होंने इसे नई शनाख्त के साथ पहचान लिया था, सारा ने कहा। हाँ, ऐसा ही है, निक बोला। लेकिन उसने मुझसे ऐसी कोई बात शेयर नहीं की, सारा ने कहा। हाँ, इस बात से एक और इम्कान पैदा होता है जिसकी तस्दीक तुम कर सकती हो, निक बोला। कहो, सारा बोली। यह भी हो सकता है कि जेफरी की नई जिंदगी इसके मिशन का हिस्सा हो। उसे नामालूम कॉल काम के लिए भेजा गया हो, निक ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो जासूस था, सारा ने कहा। निक ने सर हिलाकर इसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों का रंग बाहर आसमान पर 6 बादलों के मानंद गहरा सुरमई हो गया था। मुझे यकीन नहीं आता, सारा ने कहा। यह हकीकत है, मेरी बात का यकीन करो,
निक बोला। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं उसके साथ मिली हुई नहीं हूं? सारा ने कहा। तुम्हारा किरदार साफ है, मैं फाइल देख चुका हूं। निक बोला। ओह, मेरी भी फाइल है? वो तड़की। चंद बरस पहले तुम्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई थी, याद करो, जब तुमने लैब में रिसर्च का आगाज किया था। जाहिर है कि फाइल तो बनती थी। निक बोला। हाँ, सारा ने कहा, लेकिन मेरे नजदीक तुम फाइल की वजह से क्लियर नहीं हो। ये मेरे अपने एहसासात हैं। मुझे कायल करो कि मेरे एहसासात ठीक हैं। निक ने कहा। कैसे? पॉलीग्राफ? सारा बोली। नहीं। जेफी और तुम, क्या ये मोहब्बत थी? निक ने पूछा। बिलाशुबा, वो बोली। मतलब ये एक हकीकी शादी थी? निक ने कहा। हाँ, ऐसा ही था, सारा बोली। मैं गेम नहीं खेल रहा हूं। अगर तुम चाहो तो मैं इस अफेयर से अलग हो जाता हूं। शायद तुम कंपनी के अंदाज को तरजीह दो। निक ने कहा। यानी तुमने सीआईए को नहीं बताया? सारा ने पूछा। नहीं, उसे सरकशी के साथ सर उठाया। मुझे इनकी परवाह नहीं। मुमकिन है मुझे इसका खमियाजा तक भुगतना पड़े। निक बोला। खुद को खतरे में डालने की वजह? सारा ने सवाल किया। निक ने शाने उचकाए। तजस्सुस, या फिर मैं देखना चाहता हूं कि मैं अपने बलबूते पर क्या कर सकता हूं। निक बोला। ख्वाब? ख्वाब के साथ उसने सारा की शहद आ गई आंखों में देखा। और क्या? सारा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। वो खुद खामोश होते होते संभल गया। ये मौका महल नहीं था। इजहार बेताबी कल्ब मुनासिब नहीं था। वो वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर मुनासिब रफ्तार से रवां था। बारिश तेज थी। सारा ट्रैफिक की भीड़ में नर्वस हो जाया करती थी। हैरत अंगेज तौर पर आज वो पुरसकून थी। निक की मौजूदगी में वो खुद को महफूज ख्याल कर रही थी। एक औरत निक के बाजुओं में खुद को कितना महफूज कर सकती है? पर तो ख्याल भटका। वो क्या सोच रही है? क्या तमाशा है? हुस्न ख्याल है या ख्यालात की बेहरा रवि? शायद तुम बेखबर हो और कोई जवाब तुम्हारे जहन के गोशे में अटका हो। निक ने सवालात का आगाज किया। सारा ने नफी में सर हिला दिया। जो मैं जानती थी पहली बता चुकी हूं, सारा ने कहा। सारा? शायद निक ने पहली मर्तबा उसे नाम से पुकारा था। हर जासूस कितना ही चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती करता है। शायद उसने कभी तुमसे कोई ऐसी बात की हो जो तुम्हारे नजदीक गैर अहम हो। शायद वो सोते में कुछ बोल गया हो। निक ने पूछा। उधर वो सोच रही थी कि निक ने उसे सारा के नाम से क्यों पुकारा। ये शायराए उल्फत पर पहला कदम है। नैरंगी हैरत तमाशा है या बेख्याली में जबान फिसली है। उसने निचला होठ दांतों में दबाया। वो जेफी नहीं बल्कि निक के बारे में सोच रही थी। अगर ऐसी कोई बात हुई भी तो मैंने यकीनन अहमियत नहीं दी होगी, सारा ने कहा। मसलन कैसी बात? निक ने पूछा। शायद उसने एक दो बार मुझे एवी कहकर पुकारा था। ताहम फौरन ही माजरत भी कर ली थी और बताया था कि एवी इसकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड थी। फैमिली फ्रेंड्स? निक ने पूछा। वो वर्मोंट में पैदा हुआ था और लंदन में पला बड़ा था। उसके वालिदैन का ताल्लुक थिएटर से था। उनका इंतकाल हो चुका है। किसी और रिश्तेदार के बारे में उसने कभी कोई बात नहीं की, ना ही उसका कोई करीबी दोस्त था, सारा ने कहा। उसका काम? वो बैंक ऑफ लंदन के पेरोल पर था। उसकी डेस्क बैक ऑफिस में थी, लेकिन किसी को याद नहीं कि वो क्या करता था। निक ने अपनी मालूमात का इजहार किया। इसका मतलब उसकी जिंदगी का वो हिस्सा भी मसनूई था? सारा ने पूछा। ऐसा ही मालूम होता है, निक ने तस्दीक कर दी। सारा अपनी नशिस्त में ढेर हो गई। उसकी शादी हवा में तहलील हो गई थी। वो सब फरेब था, हकीकत कुछ भी नहीं। हकीकत ये थी, बारिश में कार के अंदर निक के हमरा चंद रोज हुए थे दोनों को मिले हुए, लेकिन ये वाहिद हकीकत थी जिसका वो सहारा ले सकती थी। उसके ख्यालात घूम फिर कर निक की तरफ लौट जाते। क्या वो शादीशुदा है? नए सवाल ने बीच से फूटने वाली कोपल की तरह सर उठाया। वो भी सारा को तन्हाई पसंद लगा था। ताम सारा ने कम से कम अपने लिए निक की जात में कशिश महसूस की। ये कशिश थी या सारा की जरूरत? वो सारा को तन्हा और परेशान लगा था, बेचैन और बेकुल। गाड़ी रोकते ही निक उतर कर लपका और सारा की जानिब का डोर खोल दिया। बज़ाहिर रस्मी शाइस्तगी के अंदर कुछ और भी था, कोई जज्बा, कोई आरजू। इमारत की लॉबी तक आते आते दोनों भीग चुके थे। शायद तुम्हारे पास कुछ सवालात हैं, सारा ने सर्द आह भरी। अगर इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट तक आऊं तो फिर मेरा जवाब हाँ में है। चाय या तफ्तीश के लिए? सारा ने पूछा। वो मुस्कुराया। शायद दोनों। तो मुश्किल से हाथ आई हो, लिहाजा इस मौके पर मुझे तमाम सवालात निपटा देने चाहिए, निक ने कहा। वो दूसरी मंजिल पर अपार्टमेंट के करीब थे। सारा कुछ कहने वाली थी
कि दफतन साकित तो जामिद खड़ी रह गई। उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। इस्तरारी तौर पर वो पीछे की तरफ हटी। चेहरे पर हरास नुमाया था। लाशौरी तौर पर उसने निक का बाजू पकड़ लिया। अपने दिल की धड़कन के सिवा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बज़ाहिर अपार्टमेंट में सन्नाटे का राज था। खुले दरवाजे से रोशनी हॉल में गिर रही थी। निक ने उसे वहीं ठहरने का इशारा किया और खुद मोहतात अंदाज में दरवाजे की जानिब हरकत पजीर हुआ। सारा ने भी तकलीद करना चाहिए। निक ने उसे घूर कर देखा। सलेटी आंखें स्याह हो गई थीं। सारा अपनी जगह सिमट के रह गई। निक ने दरवाजे को धकेला। मजीद खुलने से इजाफी रोशनी हॉल में दर आई। वो दरवाजे में खड़ा रहा, फिर अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। सारा ने वाज़ेह तौर पर खौफजदा थी, तन्हा थी। निक भी अपार्टमेंट के अंदर था। कुछ देर बाद निक का सर दरवाजे में नजर आया। सारा ने सुकून की सांस ली। ठीक है सारा, यहाँ कोई नहीं है, निक ने कहा। वो तेजी से गुजर कर अंदर चली गई। तवक्का के बरखिलाफ अपार्टमेंट की अशिया अपनी जगह पर थी। किसी चीज को गोया छेड़ा ही नहीं गया था। लिविंग रूम से वो बेडरूम में आई। निक उकुब में था। वो सीधी ड्रेसर में रखे ज्वेलरी बॉक्स की तरफ गई। बॉक्स और उसमें मौजूद जेवरात भी जगह पर थे। सारा ने बॉक्स बंद किया और घूमकर तेजी से कमरे का जायजा लिया। वो उलझन में पड़ गई और निक की आंखों में देखा। क्या गायब है? निक ने पूछा। कुछ भी नहीं, सारा ने नफी में सर हिला दिया। ये कैसे हो सकता है? वो बोला। शायद आने वाले के पास कम वक्त था, शायद कोई मुदाखलत हुई हो। तुम हरासा हो? निक ने तशवीश से सारा को देखा। वो खलाहट, खौफ या हैरत? सारा ने कहा। निक ने उसका हाथ छुआ। उसकी उंगलियों के मुकाबले में गर्म थी। तुम्हें ठंड लग रही है, पहले गीले कपड़ों से निजात हासिल करो, निक ने कहा। मैं ठीक हूं, सारा बोली। कम ऑन, कोट तो उतारो, मैं चंद फोन कॉल्स करता हूं। उसकी आवाज और लहजे ने सारा के लिए कोई चॉइस बाकी नहीं रहने दी। निक ने कोट उतारने में मदद की। सारा ने ढाल सी बैठकर उसे फोन करते देखती रही। उसे एहसास हुआ कि खुद पर से उसका कंट्रोल खत्म हो गया है। निक ने उसके अपार्टमेंट में कदम रखकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बज़ाहिर वो एहतजाजी अंदाज में उठी और किचन की तरफ चल पड़ी। सारा, निक ने कहा। मैं चाय बना रही हूं, सारा बोली। तकलीफ में ना जाओ, निक बोला। तकलीफ की बात नहीं, मेरे ख्याल में हमें चाय पीनी चाहिए। उसे एबी का फॉर्मूला याद आ गया था। निक टिम से बात कर रहा था। आवाज किचन तक आ रही थी। टिम ने वक्फा मांगा होगा, लिहाजा निक ने ओवरकोट उतारकर टाई ढीली की और कमरे में टहलने लगा। पुलिस को फोन नहीं करें? सारा की आवाज आई। पुलिस दूसरा ऑप्शन है, पहले ब्यूरो से बात कर लो, निक ने कहा। मतलब FBI? लेकिन क्यों? सारा ने पूछा। नहीं, वो टिम का दोस्त ब्यूरो में है, निक ने जवाब दिया। वो बेकरारी से टिम की कॉल का इंतजार कर रहा था। घंटी बत्ती उसे झपट कर रिसीवर उठा लिया, लेकिन आधा लफ्ज कहकर खामोश हो गया और टिम की बात सुनता रहा और खड़ा हो गया। मान उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार जाहिर हुए। एम्ब्रोज को कैसे पता चला? उसने एम्ब्रोज के लिए गैर मुहाजिब लफ्ज इस्तेमाल किया। सारा परेशान थी कि निक अचानक क्यों बरहम हो गया। ओके, मैं आधे घंटे में वहां पहुंचता हूं, निक की आवाज आई। निक ने सारा के अपार्टमेंट की सूरत हाल भी बताई और टिम के दोस्त का नंबर मांगा। फिर परेशानी से सारा को देखा। ठीक है, एम्ब्रोज के ऑफिस में तुमसे मिलता हूं, निक ने कहा। क्या हो गया? सारा ने परेशानी से सवाल किया। मुझे जाना पड़ेगा, चेन लॉक लगा कर रखना, बल्कि बेहतर है कि आज रात अपनी दोस्त के घर पर गुजारो। पुलिस को कॉल कर दो, मैं पहली फुर्सत में वापस आ जाऊंगा, निक ने कहा। सारा दरवाजा बंद करके कमरे में आ गई। सोचों में गलता। बेख्याली में उसकी नजर बुक शेल्फ पर रखे गुलदान पर पड़ी। कुछ गलत था, लेकिन क्या? अचानक उस पर इंकशाफ हुआ कि गुलदान के बराबर वाली जगह खाली पड़ी है। वो पलक झपकाए बगैर खाली जगह को घूर रही थी, जहां शादी की तस्वीर का फ्रेम होना चाहिए था। वो तस्वीर इसे बहुत अजीज थी। गम और गुस्से ने उसके गले में फंदा लगा दिया। शादी की तस्वीर गायब थी। अगरचे तस्वीर में सिर्फ 2 मुस्कुराते चेहरे थे, लेकिन सारा को लग रहा था कि जैसे पूरा अपार्टमेंट मस्मार हो गया हो। वाहिद शय, उसकी सबसे कीमती चीज गायब थी। अपार्टमेंट में मौजूद हर शय से ज्यादा वो तस्वीर प्यारी थी। किसी को क्या जरूरत थी वो तस्वीर लेकर जाने की? मां फोन की घंटी पर उसका दिल जोर से धड़का। शायद एबी का फोन था। सारा ने रिसीवर उठाया। पहले लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की मखसूस सरगोशी सुनाई दी। सारा जम के रह गई। हेलो, उसने सवालिया अंदाज में कहा। सारा, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फेफड़ों से उठने वाली चीख हलक में घुटकर रह गई। कमरा चक्कर काटने वाले झूले की मानिंद घूमने लगा।
उसने संभलने के लिए शेल्फ का सहारा लिया। रिसीवर उंगलियों से फिसलकर कालीन पर गिर गया। यह नामुमकिन है, जेफरी जिंदा नहीं है। उसने तड़प कर फोन उठाया। हेलो हेलो जेफरी, वो चिल्लाने लगी। तवील फासले का राब्ता खत्म हो चुका था। फिर वही डायल टोन। जो कुछ उसने सुना वो काफी था। गुज़िश्ता 2 हफ्ते भयानक ख्वाब की मानंद थे। ख्वाब, लेकिन ये आवाज ख्वाब नहीं थी, हकीकत थी। जेफरी जिंदा था। ओहारा, तुम 20 मिनट ताखीर से पहुंचे हो, एम्ब्रोस की आवाज गूंजी। निक पर कोई असर नहीं हुआ। बारिश थी, क्या करता। जानते हो कौन यहां इस वक्त तुमसे मिलने का मुश्ताक है? कोई आइडिया? एम्ब्रोस ने कहा। नहीं, कौन है? निक ने पूछा। कोई कुत्ते का। एम्ब्रोस फिक्रा मुकम्मल करते करते रुक गया। CIA, वॉन डैम नाम है उसका। मुझे बताओ फोंटान केस में क्या चल रहा है? मेरे ही डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? ये वॉन डैम ने मुझे बताया। ओहारा, तुम क्या करते फिर रहे हो? एम्ब्रोस कह रहा था। निक ने सुकून से जवाब दिया, अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। ड्यूटी? तुम्हारी ड्यूटी थी कि बेवा को इत्तला देते, माजरत करते और बॉडी वापस मंगवाने का बंदोबस्त करते, जबकि वॉन डैम के मुताबिक तुम जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे हो। एम्ब्रोस कह रहा था। ये उसकी राय है? हाँ, मैंने तदफीन में शिरकत की थी और उसे घर तक छोड़ने गया था, निक ने कहा। जवाब में एम्ब्रोस ने मुल्हका कमरे का दरवाजा खोला। खुद मिल लो। निक एम्ब्रोस के हमरा कमरे में दाखिल हो गया। डेस्क के दूसरी जानिब जो आदमी बैठा था, उसकी उम्र 40-50 के दरमियान रही होगी। उसने हाथ इस तरह बांधे हुए थे जैसे इबादत कर रहा हो। दराज कामत और खामोश। टिम का कहीं पता नहीं था। दरहकीकत वॉन डैम एम्ब्रोस की सीट पर बैठा था। यह अमर बहुत कुछ समझाने के लिए काफी था। यकीनन वो CIA की कोई बाअसर शख्सियत थी। प्लीज बैठ जाओ मिस्टर ओहारा, उसने कहा। मेरा नाम वॉन डैम है। उसने सिर्फ नाम बताने पर इक्तिफा किया। निक के बैठने के बाद वॉन डैम ने एक नीला फोल्डर निकाला। यह निक की मुलाजमत का रिकॉर्ड था। तुम स्टेट डिपार्टमेंट के साथ 8 साल से मुंसलिक हो, वॉन डैम ने कहा। 8 बरस 2 माह, निक ने तस्हीह की। 2 साल से होंडुरास, 2 साल काहिरा और 4 साल लंदन में। तमाम अरसे में तुम्हारी हैसियत काउंसलर की थी। अच्छा रिकॉर्ड है, सिवाय 2 महमूस के। तुम होंडुरास में मकामी अफराद के लिए हमदर्दी रखते थे, वॉन डैम ने कहा। क्योंकि वहां हमारी पॉलिसी बदबूदार थी, निक बोला। वॉन डैम मुस्कुराया। यकीन करो, ये बात कहने वाले तुम पहले आदमी नहीं हो। उसकी मुस्कुराहट ने निक के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। मिस्टर ओहारा, इस मुल्क में लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, जैसे कि तुम, और मैं इख्तिलाफी राय को पसंद करता हूं। बदकिस्मती से सरकारी मुलाजमत में जाती राय की हौसला अफजाई नहीं की जाती। यही वजह थी कि तुम्हें दूसरा मेमो इशू किया गया। दूसरा मेमो लंदन के वाक़े से मुतालिक है, वॉन डैम ने कहा। हाँ, निक ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या तुम वजाहत करोगे? वॉन डैम ने पूछा। राय पॉटर ने CIA को रिपोर्ट की थी। जो कुछ हुआ वो उसकी अपनी राय थी, निक ने कहा। तुम अपनी राय बताओ, वॉन डैम ने कहा। लहू की गर्दिश में गुस्सा शामिल हो गया। ताहम निक ने कहा, हमारा चीफ काउंसलर डॉन लिबरमैन 1 हफ्ते से लंदन में नहीं था। मुझे उसकी जगह संभालनी पड़ी। एक रात सोकोलो नामी आदमी मुझ तक पहुंचा। रूस की लंदन एम्बेसी में वो अताशी था। मैं पहले भी उससे मिल चुका था। वो एक रस्मी इस्तकबालिया था। मैंने उसे कई बार नर्वस और परेशान महसूस किया। वो सियासी पनाह का मतलाशी था, जिसके बदले वो कुछ इत्तलात फराहम करने के लिए तैयार था। मेरे जहन के मुताबिक इत्तलाआत अहम थी। मैंने फौरन राय पॉटर को बताया। पॉटर लंदन में खुफिया का हेड भी था। पॉटर मशकूक था। वो चाहता था कि सोकोलो को डबल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। शायद वो रूसी खुफिया की कीमती मालूमात तक रसाई चाहता था। मैंने उसे कायल करने की कोशिश की कि सोकोलो की जिंदगी पहले ही खतरे में है और उसकी फैमिली भी लंदन में है, लेकिन पॉटर उसे पनाह देने में जल्दबाजी से गुरेज कर रहा था। मैं उसकी बात समझ रहा था कि सोकोलो के KGB में बलाई सतह पर ताल्लुकात थे, लिहाजा मैंने पॉटर से बहस नहीं की। लेकिन अगर उसे KGB ने प्लांट किया होता तो चंद रोज बाद उसके बीवी बच्चों को सोकोलो की लाश ना मिलती। रूसी अपने एजेंट को इस वक्त तक ठिकाने नहीं लगाते जब तक वो हतमी नतीजे पर ना पहुंच जाए। तुम्हारे आदमियों ने सोकोलो को भेड़ियों के हवाले कर दिया था, निक ने कहा। यह खतरनाक खेल है मिस्टर ओहारा। इस खेल में ऐसे वाकयात होते रहते हैं, वॉन डैम ने कहा। मैं समझता हूं, लेकिन सोकोलो की हलाकत का जिम्मेदार मैं खुद को समझता हूं। पॉटर ने मेरी राय को पसे पस पुश डाल दिया था, निक ने कहा। वॉन डैम ने नफी में सर हिलाया और मुस्कुराने की बजाय हंसने लगा।
पॉटर ने तुम्हारे रवैये पर एतराज किया था, हत्ता कि तुम तशद्दुद से करीब तर हो चले थे, वॉन डैम ने कहा। तशद्दुद वाली बात झूठी है, निक ने तरदीद की। वॉन डैम ने फाइल बंद कर दी और हमदर्दाना अंदाज में मुस्कुराया। निक समझ गया कि जो कुछ होने जा रहा है वो इसके हक में नहीं होगा। तमाम गुफ्तगू के दौरान में एम्ब्रोज ने खामोशी इख्तियार किए रखी। ये अच्छी अलामत नहीं थी। बातों और इशारों में वॉन डैम ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में निक के प्रोफेशन का जिक्र किया और एक आध मामूली गलतियों की निशानदही की। बाद अज़ां किनायतन उसने निक की तन्हाई की बात की। सारा भी तन्हा थी। लुबे लुबाब ये निकल रहा था कि वो अपने तौर पर सारा के साथ मिक्सअप हो रहा है, लेकिन क्यों? निक ने अपने इश्ताल को दबाया। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं गद्दार हूं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम सारा के साथ क्यों मुलविस हो रहे हो? वॉन डैम ने कहा। बिलाखे बिल्ली ने थैले से सर बाहर निकाल दिया था। निक ने इख्तिसार से बताया कि जब उसे मालूम हुआ कि जेफरी बर्लिन में नहीं लंदन में था, इस वक्त उसने तजस्सुस के बाइस हकीकत मालूम करना चाहिए। उसे टिम का नाम भी बताना पड़ा, छुपाने का कोई फायदा ना था। और तुमने हमें इत्तला क्यों नहीं दी? वॉन डैम ने कहा। लंदन और बर्लिन के तजाद की वजह से कुछ ताकीर हो गई, निक बोला। अब उसे मुबहिम लेकिन खफीफ सा जवाब दिया था। तुम्हें एहसास है कि तुमसे बड़ी गलती सरजद हुई है? वॉन डैम ने कहा। मैं नहीं समझा, निक बोला। क्या तुमने उसे CIA के बारे में वॉर्न कर दिया है? वार्निंग? वो भी इतने ही अंधेरे में है जितना कि मैं, निक ने कहा। मुमकिन है ऐसा ना हो, वो इतनी मासूम ना हो, वॉन डैम ने कहा। मेरे एहसासात हैं, निक ने कहा। यह मामला उलझा हुआ है। मिसेस फॉन्टान ने जो कुछ बताया है वो उससे ज्यादा जानती है। तुम ला इल्म हो। मुख्तलिफ लोगों में लोग मुलविस हैं, मुख्तलिफ दाव खेले जा रहे हैं, वॉन डैम ने कहा। निक हैरत से उसे तक रहा था। क्या सारा इतनी बड़ी अदाकारा है कि निक धोखा खा गया? तुमने नताइज की बात की? इस केस के नताइज बैनुल अक़वामी सतह पर जाहिर होंगे, वॉन डैम ने कहा। जेफरी जासूस है? निक ने सवाल किया। वॉन डैम ने कोई जवाब नहीं दिया और एम्ब्रोज को देखा। एम्ब्रोज ने खंखार कर गला साफ किया। तुम्हारे रिकॉर्ड देखने और तज्जिए के बाद फैसला किया गया है कि डिपार्टमेंट से तुम्हारी गैर हाजिरी में इजाफा कर दिया जाए। बेस्ट फॉर यू। इस दौरान में तुम्हारी सिक्योरिटी क्लियरेंस की तस्दीक की जाएगी। अगर कोई बात हिमाकत से बढ़कर बरामद ना हुई तो जस्टिस डिपार्टमेंट तक जाने की नौबत नहीं आएगी और तुम्हारा राब्ता वॉन डैम से होगा, एम्ब्रोज बोला था। तशरीह की जरूरत नहीं थी। निक पर गद्दारी का लेबल लगाया जा रहा था। मंतकी रद्दअमल यही था कि वो एहतजाज करे और इसी वक्त इस्तीफा दे दे, लेकिन वॉन डैम के सामने नहीं, वो ये नहीं कर सकता था। इसके बजाय वो खड़ा हो गया। मैं समझ गया, और कुछ? नहीं मिस्टर ओहारा, वॉन डैम ने कहा। स्टेट डिपार्टमेंट में 8 साल महज एक तजस्सुस की नजर हो गए। मज़ा का खेज बात थी कि गद्दारी के सवाल से हटकर उसे मुलाजमत खोने का कोई गम नहीं था। अपने दफ्तर का दरवाजा खोलते वक्त वो महसूस कर रहा था कि एक वजनी बोझ उसके सानों से उतर गया है। वो अब आजाद था। जो फैसला वो कर नहीं पा रहा था वो अज खुद हो गया था। उसकी बचत 6 माह के लिए काफी थी। वो नई जिंदगी शुरू करने के काबिल था। शायद दोबारा यूनिवर्सिटी। दफ्तर से सामान समेटते वक्त वो लाशोरी तौर पर सीटी बजा रहा था। 8 बरस बाद एक नई तर्ज की रात उसकी जिंदगी में दाखिल होने वाली थी। अलबत्ता गद्दारी के मुबहम सवाल को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो एक मुहिब्बे वतन शहरी था। पजल हल करने के लिए उसे सारा के पास जाना पड़ेगा। सारा से मिलने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई। उसने फोन दिया और इसका नंबर मिलाने लगा। जवाब रिकॉर्डेड था। अचानक उसे ख्याल आया कि वो इसके मशवरे के पेश नजर अपनी दोस्त के पास ना चली गई हो, लेकिन उसकी दोस्त का नंबर। वो कुर्सी पर नीम दराज हो गया। बिला इरादा तस्वुरात की दुनिया में चला गया। वो आंखें थीं, शहद रंग, सब उस नजर की करिश्मा साजी। निक गलत था। वो दुनिया की हसीन औरत थी। चश्म थी, निगाह थी, नजर थी जो उसके पूरे वजूद पर हावी थी। निक का तस्वुर उसके जलवों में असीर होता गया, खोता गया, डूबता गया, बहता गया। वो तस्वुर में हर जगह उसके साथ थी। निक तस्वुरात की धुन बिखर गई। ख्याल हकीकत में ढल गया। टिम ने कमरे में कदम रखा। क्या कर रहे हो अभी तक? क्या करूंगा, अपनी डेस्क साफ कर रहा हूं, उसने चौंक कर कहा। मैं सारा के तस्वुर में था और इस पुकार को सारा की पुकार समझा था। मतलब तुम्हें? टिम ने कहा। यही समझो, मुझे फारिग कर दिया गया है, निक ने कहा। टिम कुर्सी पर गिर गया। उसका चेहरा लटक गया था। तुम कहाँ थे? मैं समझा कि तुमसे एम्ब्रोज के दफ्तर में मुलाकात होगी, निक ने कहा।
मेरे सुपरवाइजर ने मुझे एक तरफ कर दिया था। FBI और CIA भी मुलविस थी। वेरी बैड। मेरा कंप्यूटर पास भी मुश्किल बचा है, टिम ने कहा। मेरी गलती थी। आखिर हो क्या रहा है टिम? निक ने ताज्जुब का इजहार किया। जो कुछ है बुरा है। हमने औकाब के घोंसले को छेड़ने की कोशिश की थी, टिम ने कहा। तो ये जासूसी का मामला है? लेकिन ऐसा पहले भी होता रहा है। जेफरी में क्या खास बात है? निक ने पूछा। मुझे नहीं मालूम और मैं जानना भी नहीं चाहता, टिम ने कहा। तुम्हारी दिलचस्पी खत्म हो गई? निक ने कहा। मुकम्मल तौर पर। और तुम्हारी? टिम ने पूछा। इस केस में मेरी जाती दिलचस्पी है, निक ने कहा। निक, पीछे हट जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारा कैरियर भी तबाही से दो चार है, टिम बोला। वो पहले ही तबाह हो गया है। अब मैं एक आम शहरी हूं और सारा के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं, निक बोला। मेरा दोस्ताना मशवरा है कि उसे भूल जाओ। उसके बारे में तुम्हारी राय गलत है। वो लिटिल मिस इनोसेंट नहीं है, टिम ने कहा। सब यही कह रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी वक्त उससे मिल सकता हूं, निक बोला। देखो, तुम हिमाकत के मुरतकिब हो रहे हो, ओके? टिम ने तेज आवाज में कहा। निक चौंक उठा। क्या हो रहा है? आखिर क्या बात है? उसने सोचा। आगे झुककर उसे बराह रास्त दोस्त की आंखों में झांका। तुम क्या बताना चाह रहे हो? टिम के तासुरात तवाजन से आ रही थे। मेरे FBI के आदमी ने सारा के राब्तों के बारे में बताया है। कुछ देर पहले कॉल करके उसने कहा। क्या कहा? निक ने पूछा। वो कुछ जानती है, टिम ने कहा। क्या मजाक है? साफ साफ बताओ, निक बोला। जब तुमने उसका अपार्टमेंट छोड़ा, वो टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट गई और जहाज पर सवार हो गई, टिम बोला। कहाँ गई? निक भड़क उठा। लंदन, टिम आहिस्ता से बोला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।